कल हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी कुछ ही दिन पहले हमने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करी है। उसमें पहला हमने पार्ट पढ़ाया था आपको जनरल ऑप्टिक्स। तो जनरल ऑप्टिक्स में भी कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, तो वो पॉइंट्स भी इसी में वैलिड हैं, क्योंकि लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो प्रॉपर्टीज लाइट की हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी हैं। अब ये है कि लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। हमने एग्जांपल लिखवाए थे, कहाँ से स्टार्ट किया था? गामा रेज, और कहाँ तक गए थे? रेडियो वेव्स। तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है लाइट, इसे कहा जाता है लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, जो हमें दिखाई पड़ता है। लिखा पहला पॉइंट, कल हमने कहा था कि एक चीज बहुत बार पूछी गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है। क्या सोर्स बताया था मैंने? ऑसिलेटिंग चार्ज और एक्सेलरेटेड चार्ज। देखा पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय accelerated और ऑसिलेटिंग चार्ज। एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। नंबर 2, लाइट में भी लिखवाया था, इसमें भी लिखवा दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं? जिन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो देखिए नंबर 2, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर any material medium for propagation। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मैं लिखवा चुका हूं पहले। उसमें हमने कहा था लाइट की स्पीड उस मीडियम के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। बस लाइट की जगह हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। देखा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक and magnetic properties of the medium or space through which they travel,
और हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वैक्यूम में स्पीड लिखवाई थी 1/√μ0 ε0, मीडियम में स्पीड लिखवाई थी 1/√μ ε, ध्यान आ जाए। और यहाँ से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखवाया था आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम, और ये आ गया था अंडर रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसमें एप्सिलॉन आर को हमने कहा था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये चीज़ पहले भी बता चुके, लिख लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई हुई है। इसमें कौन कौन से वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये भी शब्द आ चुका है, साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है, ये भी लिखवा चुके हैं, सेम फेज में वेरी करते हैं, ये भी लिखवा चुके हैं, E0 अपॉन V0 इक्वल टू C के बराबर होता है। लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ साइनोसॉइडल वेरिएशन in both electric and magnetic field vectors simultaneously in the same phase. In the same phase such that electric vector upon magnetic vector equals to speed of electromagnetic wave. देखिए नेक्स्ट भी बताया हुआ है, लेकिन उसमें एक नंबर का जो न्यूमेरिकल बनता है या सब क्वेश्चन बनता है वो नहीं बताया हुआ, लेकिन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, both electric and magnetic field vectors are mutually perpendicular and also perpendicular to the direction of propagation of वेव। देख लिया। अब इसमें अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी आंसर दे देता है, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो हम कह देंगे वेव जेड एक्सिस पे जा रही है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक तब बन जाता है
जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हो माइनस एक्स एक्सिस पे जा रही है कि प्लस एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो इसके लिए बता रहे हैं, ये चीज पहले नहीं बताई हुई। तो E क्रॉस B जो होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब जैसे वो कहे कि इलेक्ट्रिक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नेटिक वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मान लिया वो कहे ऐसा है, तो बताओ वेव किधर जा रही है? अरे चुपचाप बट ऑप्शन दिया प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, क्या आंसर दोगे? तो देखो जरा करके, हमें क्या देखना है? E क्रॉस B, E अलोंग एक्स एक्सिस यानी आई क्या, B अलोंग जेड एक्सिस, और I क्रॉस K होता है माइनस। समझ गए? तो ये आंसर हो जाएगा वेव अलोंग माइनस वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब है प्लस एक्स एक्सिस, जेड का मतलब है प्लस जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस जगह पे गलती हो जाती है, उसका तरीका मैंने सिखा दिया क्या है। अगर नीचे ऑप्शन में ही दे रखा हो सिर्फ वाई एक्सिस, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर तो लगा दो आंसर, देख लो। देख लिया? अब जैसे मान लिया इसी में ये क्वेश्चन आ गया, जरूरी थोड़ी कि वेव की डायरेक्शन पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सके, मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ सके, उसमें क्या बात है? वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, वेव अलोंग प्लस वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। ठीक है, ई का मतलब आई कैप, अरे ई का मतलब आई कैप हो गया, पता नहीं निकालना। किससे रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन क्या है? तो आई क्रॉस के होता है माइनस जे। आई क्रॉस के क्या होता है? तो आई क्रॉस माइनस के हुआ, तो आंसर हो गया माइनस। ये तरीका आ गया समझ में? लिख लो।
नेक्स्ट पॉइंट मेरा पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रिक वेक्टर लिक्विड electric vector is much stronger than magnetic vector, and it is responsible for optical effect. Therefore, it is called light vector. ये भी मेरा पहले पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ तक के पॉइंट में जो एक चीज़ छोड़ दो अभी आई जे के वाला, बाकी सारे पॉइंट मेरे पढ़ाए हुए हैं। अब नए पॉइंट शुरू होते हैं। लेकिन नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करती है? कोई भी वेव क्या कैरी करेगी? एनर्जी, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है वो दो हिस्सों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। किसमें किसमें? इलेक्ट्रिक में और मैग्नेटिक में। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक वेक्टर की होती है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक वेक्टर की होती है। समझ गए? लेकिन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी which is divided equally between electric field vector and magnetic field vector. देख लिया? आप जरा देखें इधर, इनमें से एक चीज मेरी पढ़ाई हुई है और मुझे उम्मीद नहीं कि आप टॉपिक का भी नाम बता पाएंगे किसमें पढ़ाई थी मैंने, लेकिन देखें 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 थोड़ी देर तक देखते रहे। इधर देखें, पलक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिनोट किया है यू ई से, इसे डिनोट किया है यू बी से, इसे डिनोट किया है यू से। इसका फार्मूला होता है बताएं जी कौन से चैप्टर में पढ़ाया था? हमने सिर्फ चैप्टर पूछा है, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी वहां पर। एक मिनट, यहाँ किसी ने कहा कुछ? हाँ बताएं। अच्छा, फर्स्ट अब जिसमें पढ़ाया होगा वो फर्स्ट ही मान लिया जाएगा। ये हाल हो रहा है कि जो
डराइव किया हुआ फार्मूला है, ये कैपेसिटेंस में पढ़ा है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो फिर देखो आगे। मतलब आपने हमारा भरोसा तोड़ा नहीं, पूरा भरोसा तो बता नहीं पाने का, तुम्हें कल नहीं बता देंगे। इधर को आ जाओ जरा, इधर को। ठीक है जी। अच्छा, ये भी पहले की बताया था मैंने कि वहाँ होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कहाँ वहाँ, और यहाँ होता है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो हमने कहा था 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट। ऐसा कुछ कहा था कभी? अच्छा बताओ, ये बात हमने कब कही थी, क्या पढ़ाते हुए कही थी? भाई साहब वो तो बताया था हमने, इस चीज़ को यूज करके भी दिखाया था। इस चीज़ में हमने कहा था वहाँ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ यहाँ होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो म्यू नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1 एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1 म्यू नॉट। कोई बात नहीं, आपको याद करने की क्या जरूरत, जब मौजूद है क्लास में तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत। एम्पियर सर्कुलर लॉ में बताया था, गॉस थ्योरम और एम्पियर सर्कुलर लॉ को जो हम कंपेयर कर रहे थे, तो एम्पियर गॉस थ्योरम क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट चार्ज, और वहाँ था म्यू नॉट इंटू थ्रेडिंग करंट। तो वहाँ आता था 1/एप्सिलॉन नॉट और वहाँ आता था म्यू नॉट। तो देखो यहाँ ऊपर आया है एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे आया है म्यू नॉट। अब टोटल पे आ जाओ, टोटल में दोनों जोड़ दो। ठीक है जी। लेकिन इसमें हमने कहा क्या, इसमें हमने कहा कि दोनों एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती हैं। यानी यू ई इक्वल्स टू यू बी। तो जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू, बात समझ गए? तो चाहे इसका डबल कर दो चाहे इसका डबल कर दो। यानी यू का फार्मूला आप चाहो तो लिख दो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और चाहे यू का फार्मूला आप लिख दो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। समझ में आ गया कैसे आया है? जब ये दोनों इक्वल ही है तो चाहे इसका डबल लिख दो और चाहे इसका डबल लिख दो। अब वो फार्मूला कहाँ से आता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का, देखो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, यहाँ से आ गया ई अपॉन बी 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ई अपॉन बी किसके बराबर है? ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये भी समझ में आ गया कहाँ से आता है। तो हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या कैरी करती है, एनर्जी, और एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर। देख लो सर,
लग गया? नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या मतलब होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? बहुत मुश्किल सवाल पूछा मैंने। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? बहुत देर बाद बहुत जल्दी बता दिया तुम लोगों ने। तो इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव at a point is defined as the energy crossing per second per unit area नॉर्मली समझ गए? परपेंडिकुलरली around that point during the propagation of electromagnetic wave। देख लिया? अब हमारे पास फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। इसका फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन म्यू। और हमें इंटेंसिटी का फार्मूला निकालना। किसका? इंटेंसिटी। तो ये भेड़ों से इसी तरीके से कि हम ऐसा क्या करें कि इसका फार्मूला इसका बन जाए। देखो जी, एक क्लास होती है इसका नाम है 11th, आपने सुनी होगी। हाँ, उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। वो इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि 10-15 डायमेंशन याद करके जो तुम्हारा यूनिट टेस्ट आए उसमें नंबर ले आओ। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसे हर चैप्टर में अप्लाई करो। अरे करो ऐसे कोशिश। क्या ऐसा करें ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाए? बातें करने से नहीं कन्वर्ट होगा, करना पड़ेगा इसमें। अरे करो या ना करो, लेकिन करते हुए दिखो। पेन में चलाते रहो, कॉपी की तरफ देखते रहो, हम इसी में खुश। क्योंकि ऐसा नहीं है, इससे पहले वाले बैच में कुछ लोगों ने निकाल के बता दिया था कैसे करना। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें भी किस चीज़ से मल्टीप्लाई या किस चीज़ से डिवाइड करें जिससे कि ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाए।
एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या बना? बोल। अरे एनर्जी डेंसिटी का पूछ रहा हूं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? बोलो जोशी जी, जोर से। डेंसिटी का मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, पढ़ाया था। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ? जूल पर मीटर क्यूब। और इसका यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अरे कैसे खाली बैठे, कितनी बार कह दिया, करते हुए दिखाई पड़ो, ऐसा लगे बहुत मेहनत से कर रहा है। हम तो इसी में खुश। हम कर क्या लेंगे, तो कुछ कर लेंगे बताओ। वेलोसिटी से मल्टीप्लाई। बोले यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है? बोले कोई तो कुछ तो पढ़ाना ही था, वो पढ़ा देते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि हर टॉपिक में इसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करना होता है। जैसे कितने क्वेश्चन करवाए, सिस्टम चेंज करना, डिपेंडेंस दिखाना, लेकिन बोले वो तो उसके लिए करवाए थे, वो तो हमने एग्जाम दिया और डिलीट कर दिया, क्योंकि मेमोरी थोड़ी कम थी सिस्टम की। तो नई चीज़ें तो उसमें तभी, नई फाइल तभी आ सकती हैं जब पुरानी फाइल डिलीट करी जाए। मतलब यहाँ यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब, और यहाँ यूनिट है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाए? ये तो पूछा था। इसमें तो इतना आसान थोड़ी था, क्योंकि इसमें एक तो मीटर से मल्टीप्लाई करना होगा और मीटर से डिवाइड करना होगा, और ये सेकंड यहाँ नीचे लेके जाना पड़ेगा, और ये साफ दिखाई पड़ रहा है मीटर पर काहे की यूनिट होती है? अरे तुरंत जवाब दे दिया। तो कभी कभी बहुत खुश हो जाता हूँ, तो तुरंत जवाब देते हो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, इतनी सोच के दिया, तो टाइम लगा दिया करो। ये करने को कहा, ये भी तुमने करके दिया। तो देखो इंटेंसिटी हो गया, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे लिखते हैं ईएम वेव। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला बन गया, ई स्क्वायर सी। लिख लो जी वैसे। तो हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करते हैं? एनर्जी को। ऐसा नहीं है सिर्फ एनर्जी को ही कैरी करते हैं, ये मोमेंटम को भी कैरी करते हैं, इनमें मोमेंटम भी होता है। इसलिए जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तो उस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। सुन लिया जी? नेक्स्ट पॉइंट, electromagnetic waves
carry momentum and exert pressure on the surface at which they fall, called radiation pressure. Called radiation pressure. देख लिया भाई। अब हम आते हैं मोमेंटम पे। बताएं आप लोग, ये फार्मूला पढ़ा, शायद ये भी पढ़ा हो। ठीक है जी। MC क्या हुआ? इतना आसान सवाल तुम पूछ रहे हो तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? क्या होता है? यही फर्क है पार्टिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि वहाँ एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है, जबकि रेडिएशन में इक्वल्स टू mc² होता है। तो एनर्जी को किससे डिवाइड कर दें? स्पीड से, तो क्या आ जाएगा? ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा आपने? नहीं, मैं बता दूँ, केमिस्ट्री में डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव जैसा कुछ सुना था, वहाँ पढ़ रखा आप लोगों ने? अरे बहुत खुशी की बात है। तो मोमेंटम किसके बराबर? एनर्जी अपॉन स्पीड के बराबर। तो यहाँ से मोमेंटम निकल जाएगा। फिर से भाई एक क्लास आती है जिसका क्या नाम है? 11। उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ जैसा कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ याददाश्त नहीं। वहाँ इस तरह के कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जैसे मैंने तो गलती कभी भी करवाई थी, बाकी तो टीचर हैं जो समझदार हैं वो नहीं करवाते, बोले कोई फ़ायदा नहीं करवाते। ऐसा करवाया था, एक दीवार है, मास m, v वेलोसिटी से एक बॉल टकराई, v से ही वापस लौटी, तो हम एक डायरेक्शन को मान लेते थे निगेटिव, एक को मान लेते थे पॉजिटिव। फिर हम कहते थे इनिशियल मोमेंटम माइनस mv, फाइनल मोमेंटम प्लस mv, चेंज इन मोमेंटम 2mv। ऐसा ध्यान आया कुछ? और फोर्स इक्वल्स टू 2mv अपॉन डेल्टा t। ठीक है। और इसे एक नाम दिया था हमने, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक ठीक, नहीं तुम्हारे साथ मैं भी रिवाइज करता चला। अब ध्यान करें, मैंने ऐसा भी पढ़ाया था, एक बॉल थी। ये चीज़ें पता क्यों पढ़ाई जाती है? इन्हें याद नहीं रखना होता, क्योंकि जब दूसरा चैप्टर आएगा टीचर खुद ही पढ़ाएगा दोबारा से। हाँ और क्या, v वेलोसिटी से टकराया और टकराने के बाद बॉल इससे स्टिक कर गई, इसका नाम बताया था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और यहाँ फोर्स आएगा, ऐसे ही देख लिया आप, मान जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ इसे कहते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, और इसे कहते हैं परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। रेडिएशन में नाम समझ में आ गया क्या है इसके? परफेक्ट, एस सर नहीं इसका नाम, रिफ्लेक्टिंग और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अब IIT एडवांस वाले तो मानते नहीं हैं,
उन्होंने एक सवाल दे दिया कि 70% रिफ्लेक्टिंग 30% एब्जॉर्बिंग, कैसे करें? हमने पूरा पूरा पढ़ा रखा, तो थोड़ी सी अकल लगा लो जी। 70% का मतलब होता है 0.7, तो कितना मुश्किल चीज़ बता रहा हूँ। 70% का मतलब 0.7 का डबल, सोच के बताओ, इतनी जल्दी नहीं बता सकते हो। हाँ 1.4, तो यहाँ आ जाएगा 1.4 और यहाँ आ जाएगा 0.3 इसके आगे। 30% एब्जॉर्बिंग, 70% रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, आके लोग कहते हैं बोले जी अलग अलग पढ़ा रखे, दोनों इकट्ठे नहीं पढ़ा है। तो मुझे क्या पता आईडिया नंबर वाला कौन सा सवाल बना रहा, मैं तो बेसिक थ्योरी बता सकता हूँ कि रिफ्लेक्टिंग में होगा, एब्जॉर्बिंग में होगा, दोनों को मिलाना नहीं जान रहा कि क्या करें बताओ। इसी समझ में आ गई? सभी समझ में हो, पूछा जाता है, पूछो बता रहे तैयार नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल गया? फोर्स। क्या निकला? और फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। अब हमारे पास इंटेंसिटी का फार्मूला अवेलेबल हो चुका है। देख किसका हो चुका? इंटेंसिटी। इससे प्रेशर का फार्मूला कैसे बनेगा जरा कोशिश करके देखने। तो सबसे मुश्किल चीज बता देता हूं, प्रेशर का ये यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जरा बताएं कैसे बने। सबसे ज्यादा मेहनती लड़की है भाई, बहुत मेहनत करती है। प्रियांशी दत्ता बहुत मेहनत करती है। वो जब लोग अपने कुछ कर रहे हो तो अपने उतार लेती, वो टेंशन लेते हैं। जो बोर्ड में लिखा उसे उठा के देखते, उसके बाद कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। तो क्या लगता है, मतलब किसी टीचर के पास कोई भुट्टी होती है, कोई जड़ी बूटी के बारे में लाके वो पिला देता है बच्चों को, तो सीख के चले जाते हैं। मैं कहा सीख ले एक चीज, उन्होंने कहा ना सीख गया तो तुम दोबारा तो एक नई चीज बता दो। बताओ, वेलोसिटी से डिवाइड। वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी कैसे? इसका यूनिट क्या है? जूल। यहां देखो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जूल होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अलग कर दिया, मीटर अपॉन सेकंड अलग कर दिया। समझ गए भाई? ये क्या लिखा है? इंटेंसिटी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू स्पीड लिखा। सो प्रेशर इक्वल्स टू इंटेंसिटी अपॉन स्पीड। समझ गए बात? नहीं तो देखो, देख लो पहले इतना नहीं।
लिख लिया? जरा देखो इधर को, प्रेशर का फॉर्मूला यहां पे तो होगा I अपॉन सी, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड, ठीक, और यहां पे होगा 2I अपॉन सी। पीक मोमेंटम नहीं है, पीक प्रेशर है, लिख लेना सिंबल एक जैसे होते हैं। पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर, और यहां बनेगा 2I अपॉन सी। आ गया समझ में? तो कायदे से एक दिन का यूनिट और है, कल कंप्लीट हो जाएगा, और जो टेस्ट कल होना था मंडे को, ये टेस्ट होगा परसों। इसके बाद आप कहेंगे तो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे साथ कब 30 नहीं फर्स्ट से, वीडियो बंद कर दूँ यार।